नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापत की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। इसमें 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज एक छठा चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर, मगध का उदय या मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें कुछ छोटे छोटे वंश है, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा इसका पहला प्रश्न। कुशाग्रपुर राजधानी थी। कुशाग्रपुर किसकी राजधानी थी? तो कुशाग्रपुर जो है वो मगध की राजधानी थी। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध का प्रारंभिक राजवंश वृहदत्त वंश था तथा राजधानी गिरिवज्र थी, जिसे मगधपुर, वृहदपुर, वसुमती, कुशाग्रपुर व बिंबिसारपुरी भी कहा गया है। बिंबिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो बिंबिसार और अजातशत्रु के समय मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कुशाग्रपुर, गिरिवज्र थी, किंतु यह नगर उत्तर में स्थित वज्जी संघ के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था। परंपरा के अनुसार बिंबिसार ने 8 पहाड़ियों से घिरे नवीन नगर वराह, वृषभ, ऋषिक, गिरि, चैत्यक, व्यवहार राजगृह की स्थापना की। उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। वंशांग के विवरण के अनुसार इसकी पुष्टि होती है। राजगृह के भवनों का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने करवाया था। बुद्ध घोष ने इस नई राजधानी को बिंबिसारपुरी कहा था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो था नागदासक। 1 नंबर ऑप्शन। बौद्ध स्रोतों के अनुसार उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक व नागदशक कर्म से शासक बने। इन तीनों को भी पितृहंता कहा गया। पुराणों व कथा कोश में नागदशक को दर्शक कहा गया। भास्कृत, स्वप्नवास तथा व जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व में अजात शत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक को बताया गया है। महावंश टीका के अनुसार पौरव, अमात्यों तथा मंत्रियों ने नागदशक को सिंहासन से उतारकर अमात्य शिशुनाग को राजा बनाया, जिसे शिशुनाग वंश की स्थापना की। मगध में हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध वंश का जो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार 545 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व हर्यक कुल के लोग नाग वंश की एक उपशाखा थे, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। इसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। D.R. भंडारकर के अनुसार बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था। सुत निपात में लिच्छवियों के नगर वैशाली को मगधपुरम कहा गया। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। अंग को किस राजा के शासन का में मगध में संलग्न किया गया? तो बिंबिसार के समय अंग भी मगध का एक हिस्सा बन गया था। विदुर पंडित जातक के अनुसार अंग का मगध की राजधानी पर अधिकार था। संभवतः अंग शासक ब्रह्मदत्त ने बिंबिसार के पिता भट्टिया को परास्त कर अधिकार किया होगा। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया, जिसमें ब्रह्मदत्त मारा गया। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग की राजधानी चंपा का वायसराय, उपराजा नियुक्त किया। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार की अंग विजय ने मगध की उस विजय के दौर का प्रारंभ किया जो अशोक काल कलिंग विजय के बाद तलवार रख देने के साथ समाप्त हुआ था। बिंबिसार ने किस स्थान पर नई राजधानी का निर्माण करवाया? बिंबिसार ने नई राजधानी का निर्माण जो राजगृह का करवाया। 2 नंबर ऑप्शन। बिंबिसार जिसके अधीन मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा था। उनका संबंध किस वंश से था? तो उनका संबंध जो हर्यक वंश से था। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? मगध की पहली राजधानी जो राजगृह थी। निम्नलिखित कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? तो महावग बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार ने 500 विवाह किए थे। महावग में बिंबिसार की 500 रानियां होने का उल्लेख है। संभवतः उसने अन्य राजवंशों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे। अवंती के शासक चंड प्रद्योत से बिंबिसार ने मैत्री संबंध स्थापित किए। उसने अपने प्रसिद्ध राज्यवेद जीवक को पांडुरोग, पीलिया से पीड़ित प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा। रोरुक सिंध शासक रुद्रायन व गांधार के पुक्कुसारी भी उसके मित्र शासक थे। गांधार नरेश पुक्कुसाती ने बिंबिसार के दरबार में अपना दूत भेजा।
कूटनीतिज्ञ व वैवाहिक संबंधों से उसने उसकी आक्रामक नीति का श्री गणेश हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मगध में सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था? तो नंद राजवंश जो है ये गैर क्षत्रिय राजवंश था। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे प्राचीन जो है वो हर्यक वंश है। हर्यक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग के पश्चात जो है नंद वंश आएगा। नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश आएगा और मौर्य वंश के पश्चात जो आएगा वो शुंग वंश आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। सबसे पहले आर्यक, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश और उसके पश्चात जो शुंग वंश आएगा। हर्यक वंश 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व इसका काल रहा था। शिशुनाग वंश का 412 से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व। मौर्य वंश 324 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व और शुंग वंश का जो है शासनकाल जो रहा था वो रहा था 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में महाशिलांकांतक और रथ मुसल क्या थे? तो ये युद्ध के यंत्र थे। महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालासो का पुत्र नहीं था? तो उग्रसेन जो है वो कालासो का पुत्र नहीं था। कौरंडवर्ण, कौरव्य और नंदीवर्धन ये तीनों कालाशोक के पुत्र थे। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। भद्रसेन, कौरंडवर्ण, मंगुर, सरवंज, जलिक, उभाग, संजय, कौरव्य, नंदीवर्धन व पंचामक जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया था। नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चेटक द्वारा अजात शत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजा से मिलकर संघ बनाने का उल्लेख है? तो ये निर्यावली सूत्र में इसका जो है वो उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र के अनुसार उस समय चेटक लिच्छवी गण का प्रधान था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों, काशी कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्र कर मगध नरेश के विरुद्ध 36 राज्यों के विशाल संघ का संयुक्त मोर्चा बनाया था। निम्नलिखित में से भागवत पुराण के अनुसार नंद राज की सेना में कितने सैनिक थे? तो भागवत पुराण के अनुसार नंद राज की सेना में जो है वो 10 पद्म सैनिक थे। किस ग्रंथ से प्रमाणित होता है कि पाणिनि तथा वर रुचि नंदों के समकालीन थे? तो वृत्त कथा में इसका उल्लेख मिलता है। वृत्त कथा के संकलनकर्ताओं द्वारा उल्लेखित परंपरा पर विश्वास नंद के शासनकाल में पाटलिपुत्र में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का ही वास था। अर्थात पाटलिपुत्र विद्या और भौतिक सुख समृद्धि का घर बन गया था। वर्ष उपवर्ष पाणिनि, कात्यायन, वर रुचि, वयाड़ी आदि उद्भट विद्वान इसी युग में हुए थे। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, मगध का शासक कौन था? तो उस समय मगध का शासक जो है वो धनानंद था। नंद वंश के बाद मगध का किस वंश ने शासन किया? तो नंद के बाद मौर्यों ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। पुराणों के अनुसार अतिरिक्त मिलिंदपनो, मुद्रा राक्षस, महावंश की टीका तथा परिशिष्ट पर्वन में मौर्य द्वारा नंद वंश के उन्मूलन का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त तथा प्रवर्तक की संयुक्त सेनाओं ने नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र पर धावा बोला। रक्तपात भरे इस युद्ध का अतिरंजित वर्णन मिलिंदपनो में मिलता है। नंद नरेश धनानंद तथा उसके सेनापति भद्रसाल ने संयुक्त सेना का प्रतिरोध किया किंतु पराजित हुए। उस युद्ध में 80 बार कबंध हुआ। यह भी वर्णन मिलता है कि घनानंद के अमात्य मंत्री संकटार ने इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की अप्रत्यक्ष सहायता की थी। महावंश टीका के अनुसार धनानंद का युद्ध में ही वध कर दिया गया, जबकि परिशिष्ट पर्वन के अनुसार धनानंद द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के बाद उसे जीवन दान दे दिया गया था तथा उसे अपने परिवार सहित पाटलिपुत्र छोड़ देने को कहा। इस दूसरी महत्वपूर्ण जीत से मगध पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया तथा 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना। किसने वृज्जी के महाजनपद को हराया और मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता की नींव रखी? तो अजात शत्रु। अजात शत्रु द्वारा वज्जी संघ के पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा का उल्लेख महावग में मिलता है। अट कथा के अनुसार अजात शत्रु ने कूटनीति, उपलापन व भेद नीति, मिथु भेद दोनों का एक साथ प्रयोग कर वज्जी लिच्छवियों की एकता नष्ट कर दी। मगध व वैशाली के बीच 16 वर्षों 484 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक
संघर्ष चलता रहा। भगवती सूत्र में अजात शत्रु को वज्जी संघ का विजेता कहा गया। वज्जी संघ को परास्त करने के बाद अजात शत्रु ने मल्ल संघ को परास्त कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भूभाग पर मगध का नियंत्रण स्थापित किया। अब पतिक और ओवाय सूत्र किस राजा के धार्मिक विचारों को वर्णित करते हैं? तो ये अजात शत्रु के धार्मिक विचारों को है जो वर्णित करते हैं। अपपति सूत्र व ओवाय सूत्र नामक जैन ग्रंथों में कुणिक अजात शत्रु को महावीर का भक्त बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। अजात शत्रु आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो अजात शत्रु जो पहले जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ये तो इसमें गलत है। दर्शक अजात शत्रु का उत्तराधिकारी था। तो अजात शत्रु का जो उत्तराधिकारी था वो उदयन था, दर्शक नहीं था, तो ये भी गलत है। चंड प्रद्योत वत्स का शासक था। तो चंड प्रद्योत जो है वो अवंती का शासक था, वत्स का शासक नहीं था। प्रसन्नजीत वज्जी संघ का राजा, तो ये भी गलत है। इसमें चारों ऑप्शन है जो गलत है, इसमें सुमेलित नहीं है वो पूछे गए हैं, तो इसमें चारों ही सुमेलित नहीं है। मगध नरेश अजात शत्रु प्रारंभ में जैन मत से प्रभावित था, परंतु बाद में बौद्ध हो गया। अजात शत्रु का उत्तराधिकारी उदयन हुआ। तत्पश्चात अनिरुद्ध, मुंडक व नागदशक या दर्शक मगध के शासक बने। चंड प्रद्योत महाजनपद काल में अवंती का प्रसिद्ध शासक था, जिसे अजात शत्रु ने परास्त किया था। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में गांवों की संख्या कितनी थी? तो बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के गांव में 80 बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे। बुद्ध घोष व महावग के अनुसार बिंबिसार की अधीनता में 80,000 ग्राम थे। बुद्धचर्या के अनुसार बिंबिसार के राज्य का विस्तार 300 योजन था, जिसे अजात शत्रु ने बढ़ाकर 500 योजन कर दिया था। शिशुनाग मूलतः संबंधित था। तो शिशुनाग मूलतः काशी से संबंधित था। निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में विख्यात हुआ? तो अजात शत्रु को जैन परंपरा में कुणिक कहा गया। जैन स्रोतों औपतिक व आवश्यक सूत्र में अजात शत्रु को कुणिक कहा गया है। ज्ञातव्य है कि जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक या शून्य मिलता है। किसके काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा? तो अजात शत्रु के काल में जो हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था। राय चौधरी महोदय के अनुसार प्रसा के शासक फेडरिक द्वितीय की तरह अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की नीति का पालन किया। उसका शासन हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष था। आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार अजात शत्रु के राज्य में मगध, काशी, अंग व वैशाली के प्रदेश सम्मिलित थे। वैशाली के वज्जी संघ व काशी के को स्वयं अजात शत्रु ने विजित किया था। वज्जी संघ को परास्त करने के बाद अजात शत्रु ने मल्ल संघ को परास्त कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भूभाग पर मगध का नियंत्रण स्थापित किया। नंद शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो नंद शासकों की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थे। अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो नहर कहाँ खोदी गई थी? तो वो नहर कलिंग में खोदी गई थी। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसे कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है, तो यह नंदों का उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक है वो उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी रही। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी व उत्तर में चंपा नदी से घिरा था, तो ये तो गलत है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा था, तो ये कथन है जो सत्य है। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से तथा पूर्व में गंगा नदी से घिरा था, तो ये भी असत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका सत्य कथन हो जाए। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन ने जो पाटलिपुत्र को राजधानी के लिए सिलेक्ट किया था। पाटलिपुत्र को परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया तथा प्रारंभ में दुर्गीकरण किसने किया था? तो प्रारंभ में इसका दुर्गीकरण जो अजात शत्रु ने किया था। वज्जी संघ
से युद्ध की तैयारी के दौरान अजातशत्रु ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की महानता पहचानी तथा पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण करवाया। इसका उद्घाटन करने के लिए उसने महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया। इसी समय महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की कि पाटलिपुत्र भारत का प्रधान नगर व व्यापार वाणिज्य का केंद्र बनेगा। उज्जैन वास्तुता की दंत कथा संबंधित है तो वो उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन वास्तुता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को भास ने अपने नाटक स्वप्न वास्तुता में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासुदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। यह कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है वो ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में हुआ था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो वो मगध था। ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शासकों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग व काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो कौशाम्बी जो मगध की राजधानी नहीं रही। गिरिवज्र, राजगृह और पाटलिपुत्र ये तीनों ही मगध साम्राज्य की राजधानियां रही थी। गिरिवज्र या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही, जबकि कौशाम्बी वत्स राज्य का शासन रहा था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। मगध का हर्यक वंश वस्तुतः पितृहंता वंश ही कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के 8 वर्ष पूर्व अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर शासन प्राप्त किया। इसी ग्रंथ में अजातशत्रु के पुत्र व उत्तराधिकारी उदयन को भी पितृहंता कहा गया है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो वो शिशुनाग के शासनकाल में। अवंती विजय शिशुनाग के शासनकाल की प्रमुख घटना थी। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय। प्रद्योत की मृत्यु के पश्चात अवंती के सिंहासन पर कोई ऐसा प्रतिभाशाली राजा न बैठा जो मगध को साम्राज्यवादिता से रक्षा करता। गृह युद्ध ने उसे और भी निर्बल बना दिया था। शिशुनाग के द्वारा पराजित अवंती नरेश अवंती वर्धन था। अवंती विजय से मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक विस्तृत हो गई तथा पाटलिपुत्र से बढ़ोत जाने वाले व्यापारिक मार्ग से अवंती का व्यापार भी अभूतपूर्व हो गया तथा पाटलिपुत्र को पश्चिमी विश्व के साथ व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम के नाम से जाना जाता है? तो महापद्म नंद। महापद्म नंद उग्रसेन नंद वंश का सबसे महान शासक महापद्म नंद था। उसे महापद्म कमल के रूप में विस्तृत एवं संगठित सेना का स्वामी, उग्रसेन भयंकर व विशाल सेना का स्वामी, सर्व शत्रांतक समस्त क्षत्रियों का नाशक, अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम व भार्गव, एक राट व एक क्षत्रिय जिसने संपूर्ण पृथ्वी को एक छत्र के अधीन किया हो, अनुलंघित शासक, कली का अंश आदि भी महापद्म नंद की उपाधियां थी। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो वाराणसी को राजधानी किसने बनाया था? तो वाराणसी को जो राजधानी है वो शिशुनाग ने बनाया था। शिशुनाग रूल्स कम इनटू पावर एंड फॉर द नेक्स्ट 400 years the Shishunag dynasty ruled most of India from the capital at Kashi and them from राजगृह। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख्य प्रमाण है। तो राजा नंद का जो उल्लेख करने वाला अभिलेख्य प्रमाण है वो है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुफा अभिलेख है।
नंद वंश शासक द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख के साक्ष्य माना गया है। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति में है? तो प्राचीन जो श्रावस्ती नगर है उसका जो विन्यास है वो अर्धचंद्राकार है। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के सहेत महेत वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय नंद वंश के घनानंद का शासन था। अभिकथन ए, ऐसा माना जाता है कि अजात शत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या की, कौशल के अपने राज्य में मिला लिया, जबकि वहां का शासक उसका मामा था। तो ये बात बिल्कुल सत्य कही गई है। मगध के बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था तथा उसने अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य मिलाया, तो ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार अजात शत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था कि ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है, तो इसकी ऐतिहासिकता है जो वो स्वप्नवासता से प्रमाणित होती है। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध की अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो अजात शत्रु ने बुद्ध के जो अस्थि अवशेष में उसमें हिस्सेदारी का दावा किया था। किसने निम्न वक्तव्य दिया? भगवापी क्षत्रियो अहमपी क्षत्रियो, भगवान बुद्ध श्री क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। ये बात अजात शत्रु ने कही थी। अजात शत्रु ने कहा था कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। भगवान बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूँ। अजात शत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजात शत्रु कुशीनगर तथा वहां से बुद्ध के अस्थि अवशेषों को अपने साथ लाया तथा राजगृह में स्तूप धातु चैत्य का निर्माण करवाया तथा राजगृह में 18 बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाया। अजात शत्रु ने दावा किया कि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। अजात शत्रु द्वारा अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु के दोष का पश्चाताप बुद्ध से भेंट करने का वर्णन श्रमण फल सूत्र में मिलता है, जहाँ वह बुद्ध को पुनित पुरुष नाम से संबोधित करता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उसी वर्ष 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु ने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित करवाई। वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजात शत्रु के युद्ध के क्रम में अजात शत्रु के मंत्री वत्सकार के बुद्ध से निम्नलिखित कहाँ भेंट की थी? तो यह राजगृह में हुई थी भेंट। निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका जताई जाती है? तो आजीवक संप्रदाय 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है होगा। कथन ए, भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने सर्वप्रथम योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था तथा उसकी सम्मति की अपेक्षा न करने की भी उसकी ख्याति थी, तो ये बात भी सही है। तो इसका ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक के तरफ सूची में शासक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दे रखे हैं। तो बिंबिसार का संबंध जीवक से है। बिंदुसार का जो संबंध है वो डायमैक्स के है। अजात शत्रु वस्कार और गोडोफर्निस सेंट थॉमस। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1 नंबर है जो इसका सही आंसर है हो जाएगा। जीवक बिंबिसार का प्रसिद्ध राज्य वेद्य था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमैकस नामक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। वस्कार अजात शत्रु का प्रसिद्ध मंत्री था जिसने वज्जी संघ में फूट डलवाई थी। पहले शासक गोडोफनीज के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस का भारत आगमन था। किस प्राचीन तमिल लेखन में नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख मिलता है? तो ये मामूलनार
तमिल ग्रंथ में इसका जो है उल्लेख मिलता है। कथा सरित सागर के अनुसार नंदो के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। टर्नर महोदय ने भी स्पष्ट किया कि उसे धन बटोरने का व्यसन था। वेनसांग ने भी सम्राट नंद के पाटलिपुत्र में 5 जैन स्तूपों में बहुमूल्य कोषों का वर्णन किया है। मुद्रा राक्षस नंदो को अर्घ रुचि और नववती द्रव्य कोटीश्वरा बताया है। नंदो की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख संगम तमिल कवि मामलनूर में भी किया है। निम्नलिखित नंद राजाओं को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ 4 नंद शासकों के नाम दे रखे हैं, तो उनमें सबसे प्राचीन कौन सा है और सबसे जो आधुनिक कौन सा है। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है उग्रसेन का। उग्रसेन के पश्चात जो नाम आता है पंडुक का। पंडुक के पश्चात गोविसंग का और सबसे अंतिम जो नंद शासक थे वो घनानंद थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर इसका जो सही आंसर है हो जाएगा। उग्रसेन जिसे महापद्म नंद कहा गया, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। उसके पश्चात पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविसनक, दास सिद्धक, केवर्त तथा घनानंद जिसे अग्रमेज कहा गया। इन्होंने नंद वंश पर शासन किया था। बौद्ध स्रोतों के अनुसार सभी 9 नंद भाई थे। ये सभी जो शासक थे वो 9 के 9 नंद शासक भाई थे। तो ये था दोस्तों मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का एक छोटा सा टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, स्थापत्य। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य वाला चैप्टर शुरू करेंगे। जब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।